बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, क्या वजह है कि कराची में कहा जा रहा है कि एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए या वफाक के तहत कर देना चाहिए या NDMA को दे देना चाहिए? क्यों? आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर MQM है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, लेकिन इस सारों के बावजूद चीज़ें एड्रेस नहीं हो रही और कराची को लेकर रोज़ एक नया इशू चल रहा है। चाहे बारिशें हों, चाहे चीज़ों को मैनेज करने की बात हो, कराची एज ऑफ टुडे मैनेज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, दोनों अतराफ से आ रही हैं। इस पे बात करेंगे नाज़रीन। वेरी इंटरेस्टिंगली आज पूरा दिन स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग पहले शेख रशीद साहब, फिर दोपहर को शहजाद अकबर साहब, उसके बाद शाम को मरियम औरंगज़ेब साहब NRO कर रहे थे और अब NRO प्लस हो गया है। कोई ये NRO प्लस क्या है, कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है, कब देना है या नहीं देना, इमरान खान साहब का क्या रोल है इसके अंदर, इस सारी सिचुएशन को भी समझेंगे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ने पूरे एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पे। उन्होंने कहा है चाहे शराब का केस हो, चाहे रिंग रोड वाला इशू हो, वॉट एवर इज़ देयर, मैं हर चीज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो से डबल चेक कराता हूँ, वो क्लियर करते हैं। और ये जो सारे इल्ज़ामात उस्मान बुज़दार पे लगाए जा रहे हैं, ये उन कुछ रुकन सूबाई असेंबली की तरफ से हैं जिनको चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिर्फ उस्मान बुज़दार ही रहेगा। इसके साथ साथ लास्टली क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद शुगर माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा और इट फील्स लाइक कि हुकूमत बेबस है शुगर माफिया को एड्रेस करने के लिए। इस तमाम तो सूरत हाल पे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट बात करेंगे। आज मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं इब्राहिम खान, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्काइप पे मेरे साथ हैं सैयद मुस्तफ़ा महमूद, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन दोनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मेरे साथ हैं इब्राहिम खान साहब और सैयद मुस्तफ़ा महमूद। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। कराची से मैंने बात का आगाज़ करना था, लेकिन आज सुबह से पहले शेख रशीद साहब आए, फिर शहजाद अकबर साहब आए, फिर मरियम औरंगज़ेब आई। मुझे बताएं तो सही हजूर वाला, ये कौन सा NRO प्लस कोई आ गया है, ये कौन दे रहा है, किसको दे रहा है और कौन नहीं ले रहा? अजीब क्योस की सिचुएशन आज पूरा दिन पाकिस्तान में रही है NRO को लेकर। अब मेरे ख्याल में ये बस NRO की तो बात आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। जब इजलास होते हैं तो उसमें जो अपोजिशन की दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं उनका एक पॉइंट एजेंडा ही होता है, वो सिर्फ अपने वो दो ख़ानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। कोई पाकिस्तान के लिए कोई आइडियाज़ नहीं देते, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए इकॉनमी पे या किसी और हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ज़्यादातर तवज्जो उसी पे ही होती है। तो वो वहाँ से एक लगता है कि यार ये सब लोग सिर्फ एक ही काम के लिए बैठे हैं कि किसी तरह से उनको, हालांकि हम लोग मिलकर सिर्फ पाकिस्तान के मुतालिक सोच लें और पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें और लोगों की 22 करोड़ की तकलीफ़ और उनके मसाइब के मुतालिक बात करें और लेजिस्लेशन करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो यकीनन ये बैक एंड फोर्थ इल्ज़ाम चल रहे हैं और मांगा जा रहा है, नहीं मांगा जा रहा, दे रहे हैं, कौन मांग रहा है, बस ये तो एक मकसद है कि वो चली हुई है। तो आई थिंक इट्स फ्यूटाइल एक्सरसाइज, इसमें मिलना मिलाना कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली एक चीज़ बता दी है कि जी कोई मैं इनके साथ करप्शन पे समझौता नहीं करने जा रहा। उसके बाद कोई भी आए, शेख रशीद साहब आए, मरियम साहिबा आए, कोई आए आके बात करे, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई वज़न है जी।
अच्छा, ठीक हो गया। लेकिन आप इस बात में इसलिए आपसे थोड़ा सा दोबारा, क्योंकि मैंने कराची पर आना है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं बिकॉज सुबह का कुछ ज़्यादा ही अब एनआरओ प्लस आज आ गया कोई। मतलब हैरानगी की ये बात है कि अभी तक हमें ये नहीं समझ आ रही कि खान साहब से प्रिसाइसली क्या अपोजिशन चाह रही है। और अपोजिशन आज शहजाद अकबर साहब और ये जो कुछ कह रहे थे, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन। क्योंकि मरियम औरंगजेब ने भी बाद में आके यही कहा कि आप हमें बताएं तो सही हम आप लोगों से क्या कह रहे हैं, जिसका आप हमारे पे सारा वो कह रहे हैं कि जी हम लोग आपसे एनआरओ प्लस मांग रहे हैं। देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो असेंबली में इनका होता है, अब देखें जिस तरह अब प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें आपने देखा इनको कि चलें आप बैठ के वहाँ पे अपना एहतजाज जो है उसको रिकॉर्ड करवाएं। बहुत अच्छी बात है, पार्लिमानी इसके मुताबिक है, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो उठ के चले जाना, जबकि दो ऐसे मेन इश्यूज थे, एक कश्मीर का इशू था, वहाँ पे हमें सॉलिडेरिटी दोबारा शो करने की जरूरत थी। एक कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक पैलेस्टाइन की सेपरेट स्टेट का डिसीजन नहीं होता। तो इन दोनों चीजों में अब हम ही बैठे हुए अकेले वो कर रहे थे। इनका ना होना जो है इंटरनेशनली बड़ा एक रॉन्ग सिग्नल जाता है। ये सारी हरकतें किस लिए हो रही हैं? इसी वजह से हो रही हैं कि इनकी लीडरशिप को मकसद है कि कोई ना कोई वो कुशन दिया जाए, लेकिन कुशन नहीं मिलने वाला। मेरे ख्याल में तो इट विल ओनली हैपन व्हेन द हेल फ्रीजेस ओवर। ओके, अच्छा जी, मैं मुस्तफ़ा के पास जाता हूँ। मुस्तफ़ा, मुझे बताएं कौन से एनआरओ प्लस की आज मरियम शहजाद अकबर साहब ने बात शुरू की। एनआरओ प्लस मांग रहे हैं, पहले हमें एनआरओ नहीं समझ आ रहा था, अब एनआरओ प्लस आ गया है। को थोड़ा सा आप बता दें। इब्राहिम भाई तो मेरी तरह हैं, उनको तो बिल्कुल वो ही सेंगे कि बस मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन आप बताएं कौन सा एनआरओ आप लोग मांग रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सा एनआरओ प्लस मांग रही है? एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी मंसूर। एनआरओ की तो मुझे समझ नहीं आई। जिन लोगों को एनआरओ मिलने थे वो तो हुकूमत के साथ ही होंगे जिनको मिले हैं। आपको पता है कोई कुछ महीने पहले मलिक रियाज साहब का इंग्लैंड में केस हुआ था, उधर उनको फाइन हुआ था, इधर उन्होंने फाइन एडजस्ट कर दिया। उनके पिछले केस में जो कराची का केस था, तो एनआरओ तो मुझे वहां पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, और ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है। अगर कि पीपल्स पार्टी की तरफ से होएगा भी तो ये क्यों ब्लैकमेल होंगे? हुकूमत में तो ये है, या तो पीपल्स पार्टी इनको जेलों में बंद कर रही हो और क्या हमें एनआरओ दो तो समझ आती है। व्हेन द ऑपोजिशन हैज नथिंग टू थ्रेटन यू विद, तो आप एनआरओ कैसे देंगे उनको, और क्यों देंगे आप? ठीक, चले सिंपल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कराची की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, आप लोगों की हुकूमत उधर है, एमक्यूएम की। इब्राहिम भाई मैं आ रहा हूं। मुस्तफा, आप लोगों की हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, एमक्यूएम वहां पर है जिनको मेयर बनाया हुआ है, अब उनका वो टेन्योर खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर है जिनकी वफाक में हुकूमत है। सिंध के हालात इस हद तक बुरे हो गए हैं कि कहा जा रहा है कि वहां पर एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, या वो वफाक के अंडर हो जाए या फिर एनडीएमए उसको फॉर गुड मैनेज करने लग जाए। व्हाई इट्स सो? ये क्या सिचुएशन है? ये मंसूर, आई थिंक एक तो हालात सिर्फ जो है सिंध स्पेसिफिक इश्यूज नहीं है, पूरे मुल्क में इश्यूज हैं। मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे इश्यूज हैं पूरे मुल्क में। आप खुद यहाँ रहते हैं, आपको पता है पंजाब में क्या क्या इश्यूज हैं और किस किस्म के इश्यूज हैं। लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड कौन कर रहा है? ये ऑपोजिशन बिल्ड कर रही है, सिंध की ऑपोजिशन, जो कि पीटीआई और एमक्यूएम है। लेकिन अगर आप पंजाब की हाल सुने, जो पंजाब की ऑपोजिशन है उससे, नेमली पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, तो उस हिसाब से तो पंजाब भी किसी के हवाले करना चाहिए। तो आप कौन कौन से सूबे हवाले करेंगे? अगर आप बलोचिस्तान में जाएंगे, उधर आप ऑपोजिशन का सुने कि वहां की बलोचिस्तान की ऑपोजिशन क्या कहती है, तो वो तो यही कुछ बताएगी। लेकिन अगर सिंध के इतने बुरे एडमिनिस्ट्रेटिव हालात होते तो पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट ना मिला होता ना वहां पे। तो वहां पे डिलीवर किया, तो वहां पे पीपल्स पार्टी को वोट दिया। ऑब्वियसली शॉर्ट कमिंग्स होंगी, बहुत चीजें होंगी जिसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट को तो असिस्ट करना चाहिए आके वहां पे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट नहीं संभाली जा रही। आपको पता है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के क्या हालात हैं। पहले ग्लोबल आइसोलेशन का हम शिकार थे,
इनसे इन्होंने जो हाल कर दिए हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जो नाकाम फॉरेन पॉलिसी से, आपको पता है अब क्या हालात है हमारे, ओके। और हमारी इकोनॉमी के हालात सबके सामने हैं। अच्छा। तो जब मैक्रो लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट अपना कोई चीज उनसे हैंडल नहीं हो रही, आप एक एक मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस देख लें, पावर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस देख लें, जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उधर एक मिनिस्टर को निकाल दिया, फिर एडवाइजर को निकाल दिया, करप्शन स्कैंडल्स थे वहां पे, कोई एक मिनिस्ट्री तो मुझे बता दें जिसने डिलीवर किया है। ओके, मुझे मुस्तफा जरा मुस्तफा आपका जरा पॉइंट एक दफा इब्राहिम खान साहब के पास लेकर जाने दें। इब्राहिम भाई मुझे एक चीज बताएं, आई जस्ट वांट टू रिमेन टू कराची। पीएसपी का अपना व्यू पॉइंट है, वो कहते हैं जी सारे ही बिल्कुल फारग हैं, कोई काम नहीं करने में, इंटरेस्टेड भी कोई नहीं, कोई काम करना भी नहीं चाह रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और टेंजेंट पे बात कर रही है, फैसल वाडा की बात सुने या आप किसी और की बात सुने, वो बिल्कुल एक फ़र्क लाइन उन्होंने टो की हुई है। मुझे बताएं कि जब आप लोग पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठेंगे नहीं तो चीज़ें एड्रेस कौन होगी, कैसे होंगी? मैं एक सिंध के हवाले से, इट इज़ कराची स्पेसिफिक, तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहूँगा कि एनडीएमए बनाया गया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। एग्जैक्टली। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कोई इस किस्म के हालात हो जाएं, उसमें होती है। खुदा के लिए अब ये अपना सीवरेज तक साफ नहीं कर सकते। दैट शोज, दैट रिफ्लेक्ट्स देयर एबिलिटी ऑफ गवर्नेंस। इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन के इनकी एबिलिटी क्या है कि अपने गटर तक साफ नहीं कर सकते, कि उसके लिए भी एनडीएमए को बुलाना पड़ रहा है। बाकी जहाँ तक है, देखें 18वीं तरमीम के बाद ये 100% अपने पूरे इनको अख्तियारात हैं अपने तमाम मामलात को अपने सूबे को चलाने के लिए। अब फिर फेडरल गवर्नमेंट को किस बात का ये मकसद है कि बैठेंगे नहीं बैठेंगे? हमें तो यही है ना कि हमें ये कोई फंड वहाँ पे या कोई मामलात में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे एमएनएस की कोई बात नहीं सुनती वहाँ पे। मकसद है कि उनके साथ हम ठीक है अपोजिशन में बैठे हुए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यह तो बता देना कि इन्होंने 15 साल की कंटिन्यूटी हुई है इनकी सिंध में, उसमें इन्होंने कराची को क्या किया है, कराची के लिए क्या बेहतरी लाए हैं, कौन सा ऐसा इन्होंने वो काम किया है। बल्कि कराची रोशनियों का शहर जो था वो तारीकियों के शहर में बदला है। इसके अलावा आज मैं देख रहा था वहाँ पे, वो यकीन माने कि गाड़ियों के शीशों तक जो है वो पानी आया हुआ था। इनका कोई अरेंजमेंट, मकसद है कि मामला मुझे तो समझ से बाहर है। और फिर ये बैठ के हमारी गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं। देखो यार, गवर्नेंस के लिए और उसको मुल्क को बेहतर करने के लिए जब 50 साल में तबाही मचाई गई हो या पिछले 10 साल में ख़ास तौर पे मचाई गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए टाइम लगता है। आप सिंगापुर को उठा के देखें, आप मलेशिया को उठा के देखें, उन कौमों को टाइम लगा है, लेकिन उन्होंने फिर उठा के उसको थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में लेके गए हैं। ठीक। हमें ये 2 साल में ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमने पुल सरात से गुजरना है। ठीक, इब्राहिम भाई आपका पॉइंट आ गया। चीजें इंशाल्लाह आप देखें, मोडीज की आज की रिपोर्ट क्या है, इब्राहिम भाई स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स की, स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स की रिपोर्ट उठा के देखें, सारे कह रहे हैं इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है। ये मुझे सिर्फ इनकी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही, जाती 2 खानदानों की, तो इस वजह से जो है वो इब्राहिम भाई मुझे ये जरा पुल जो सरात का है ना, उस पे जरा मुस्तफा को एक दफा चलाने का मौका दीजिए। मुस्तफा मुझे एक चीज बताएं, एमक्यूएम पाकिस्तान के आमिर खान साहब कहते हैं कि कराची को एक सूबा होना चाहिए, और फैसल वाडा कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली ही एग्रीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान के अंदर प्रोविंस होने चाहिए। साउथ पंजाब की बात होती रही, साउथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन साउथ पंजाब को अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरह चीज़ें बनाई जा रही हैं, अपेरेंटली कहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन जो उनको अथॉरिटीज़ डेलीगेट की जा रही हैं वो अभी तक सिर्फ हवा में, अभी तक कुछ रिटन नहीं है, ऑन बुक्स कुछ नहीं है। ये तजाद है या क्या है ये? मंसूर, एक तो जो साउथ पंजाब है उसको यू कैन नॉट कंपेयर दैट टू कराची। जो बहावलपुर है वो तो हिस्टोरिकली सूबा था ना, वो तो एक अलग सूबा था, ठीक है, तो उसको आप कराची से कंपेयर नहीं कर सकते। कराची के वो तो एक शहर का है, वो तो आप कल को कह जी रहीम खान को अलग सूबा बनाए और आप मुल्तान को भी अलग बनाए और आप बाकियों को भी अलग बनाए, इस तरह तो चीजें नहीं हो सकती। जनूबी पंजाब का जो इशू है, हमें पिछले कई दहाइयों से जो हिस्सा, जो हमारा हक बनता है जनूबी पंजाब का, हमें वो नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से
जो जनूबी पंजाब के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, मैं किसी को नहीं जानता हूं जो इस पे डिसएग्री करे कि यहाँ पे सूबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब जो पीटीआई के हैं वो भी इत्तेफाक करते हैं। तो कोई जनूबी पंजाब का ऐसा खुसरो बख्तियार साहब ने तो सूबा महाज की पार्टी बनाई थी बिफोर ही जॉइन पीटीआई। इब्राहिम खान साहब सूबा सदरन साउथ पंजाब से हैं, बिल्कुल जी। तो मुझे नहीं, तो फिर इब्राहिम खान साहब भी एग्री करेंगे ना कि सुबह जो है वो तो एक जेन्युइन डिमांड है। जहां तक कराची का सवाल है, कराची जो है वो एक सिंध का सबसे बड़ा शहर है। अब अगर सिंध का फैसला होना है सिटी बाय सिटी, वो तो वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फैसला कर सकते हैं, लेकिन कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता। ठीक है, सूबाई हुकूमत है, वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अगर सिंध में कहीं सूबा लगता है लोगों को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को होना चाहिए तो वो जरूर कंसिडर करें। जहां तक साउथ पंजाब की बात है, यहां तो रेजोल्यूशंस पास हो चुकी है पंजाब असेंबली में ड्यूरिंग पीएमएलएन टाइम। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सेनेट में पास की थी, नेशनल असेंबली में रेजोल्यूशंस पास हुई हैं। पीटीआई ने अपने इलेक्शन कैंपेन से पहले वादे किए थे हम सूबा बनाएंगे। तो इस पे तो कोई झगड़ा नहीं है इस पे कि जनूबी पंजाब होना चाहिए। वो तो सिर्फ बनाना नहीं चाह रहे तो नहीं बन रहा, लेकिन खोल के तो कोई भी नहीं कह रहा कि जनूबी पंजाब को ना बनाए। चल मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, इब्राहिम भाई आपकी तरफ आता हूं। मुझे जरा बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा पूरा ट्रस्ट है उस्मान बुज़दार के ऊपर। वो कहते हैं कि जो कुछ कहा गया है, चाहे वो शराब का लाइसेंस हो, चाहे वो रिंग रोड वाला हो, रिंग रोड का हमने अपने प्रोग्राम में हाईलाइट किया था, ये सब कुछ जो है ये कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने आईबी से इसकी कंफर्मेशन कराई है। और कुछ ऐसे एमपी हैं पंजाब में, पंजाब असेंबली में, जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। दैट्स द रीज़न ये है, वरना आई हैव फुल फेथ इन उस्मान बुज़दार। मैं इसका बड़ा प्रिसाइज और सिंपल सा जवाब दूंगा कि देखें, कप्तान का काम है कि किस खिलाड़ी को कहाँ पे खिलाना है। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स विद रिगार्ड्स टू रनिंग द गवर्नमेंट। जब तक वो चाहेंगे उस्मान बुज़दार बैठेगा, जिस दिन वो नहीं चाहेंगे उस्मान बुज़दार नहीं होगा। अब आप आ जाएं कि परफॉर्मेंस के हवाले से, यस देयर आर इश्यूज, आई मीन इसमें एडमिट करने में कोई वो आर नहीं है, हमें इश्यूज हैं, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए टाइम की ज़रूरत है। इंशाल्लाह थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। उसमें कोई ऐसा जो है मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इसमें कोई हर्डल्स हमें ऐसी हों जो हम कह रहे हो कि जी ये इट्स अ होपलेस केस। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और सिर्फ उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करके और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान उसका यूटिलाइज हमने करना है। और इंशाल्लाह अभी 3 साल बाकी हैं, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक हो गया। एक चीज़ मैं मुस्तफ़ा आपकी तरफ आता हूँ, ये आजकल एक नई डिबेट भी शुरू हो गई है, इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड, बिकॉज इट फील्स लाइक कि जो नॉन इलेक्टेड हैं वो इलेक्टेड लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं, उनसे ज़्यादा उनकी बात भी सुनी जा रही है। ये व्हाट इज़ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ये चीज़ मेरे ख्याल में जब भी हम पॉलिटिशियन से स्पेसिफिकली अब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी नॉन इलेक्टेड जो लोग हैं उनको बहुत हाई किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा होता है और उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। डू यू एग्री ऑन दैट? ये मंसूर, एक तो ये पार्टी के फैसले होने चाहिए, हाउ दे वांट टू सी द गवर्नमेंट बीइंग रन। तो ये तो पीटीआई को, अगर ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां पे लोग अपनी आवाज जो है उठा सकते हैं और बात कर सकते हैं, तो वहां पे इनको ये रेज करना चाहिए कि इस तरह हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। अगर आप मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो वोट लेके आते हैं वो हमेशा बेहतरीन फैसले करते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए, क्योंकि उनका अपना मुस्तकबिल यहीं पे होता है। अनफॉर्चुनेटली होता ही है जब कोई डिक्टेटर आता है। आप देखें ना, पिछले सारे डिक्टेटर्स कितने लोग यहाँ पे हैं अभी भी पाकिस्तान में, जो भी जनरल्स हैं कुछ छोड़ के चले गए, यहाँ पे हैं कोई नहीं। तो उन्होंने अपने टाइम गुजारना होता है। तो एक आदमी जिसने टाइम गुजारना है और एक पॉलिटिशियन जिसकी कई पुश्तें यहीं पे थी और अगली भी उनकी पुश्तें यहीं पे होंगी, उसमें एक बड़ा फर्क है डिसीजन मेकिंग में। और तो आई वुड मच रादर हैव somebody like Asad Umar as a finance minister, regardless of his performance, compared to Hafiz Sheikh साहब, जिनके जब वो इनके assets reveal किए तो उनके पास मेरे ख्याल में 10,000 रुपए हैं
टोटल पाकिस्तानी करेंसी उनके पास 10,000 रुपए है। ठीक। तो मेरे ख्याल में तो ये इब्राहिम खान साहब और बाकियों को ये सवाल करना चाहिए कि जो हमारी करेंसी के फैसले आदमी कर रहा है उसके पास तो 10,000 रुपए है, बाकी उसके पास $2 मिलियन कैश पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मुझे हाउ कैन ही मेक डिसीजंस फॉर द पुअर? एग्जैक्टली। अच्छा इब्राहिम भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, जरा मुझे बताइएगा, उस्मान बुज़दार के ऊपर वो कहा जा रहा है कि जी 2 साल हो गए हैं बट ही इज लर्निंग टू डिलीवर। असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब ने कंसर्न्स शो की उस्मान बुज़दार की और पंजाब की परफॉर्मेंस के ऊपर। शॉर्टली इस पे मुझे जवाब दीजिएगा जी। देखें, हर किसी को हक हासिल है कि जो जिस हद तक बात करना चाहे वो कर सकता है। यहाँ यही बताता है कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है, और दिस इज़ अ वेरी क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। दूसरी बात ये है कि उस्मान बुज़दार, यस, ही इज़ लर्निंग एंड ही इज़ डूइंग हिज जॉब, और उसको अपना वो करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। बाज़ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, बाज़ नहीं हुई। तो मकसद है, अगर आप इसको पिछले 10 साल के टेन्योर में, जबकि पीपल्स पार्टी का 10 साल सिंध का टेन्योर ले लें, अब उनका 12th ईयर्स शुरू हो जाएगा। इसी तरह मकसद है कि नून लीग का तो एंड हो गया, लेकिन अगर आप उस वक्त देखें 2007 में जब मैं एमपीए था पंजाब में जी, हम कोई 3.5 अरब रुपए जो थे वो छोड़ के गए थे खजाने में जी, सरप्लस बजट के। जब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब 2018 में छोड़ के गए हैं तो 1300 कुछ अरब रुपए जो है वो डेफिसिट में छोड़ के गए हैं। ओके। खजाने को मकसद है कि खसारे में छोड़ के गए हैं। ठीक है। अब आप देखिएगा कि एट द एंड ऑफ 5 इयर्स के किसने कितना क्या छोड़ के किया जाएंगे पंजाब के लिए, और किसने कुछ नहीं किया। आप इसको ठीक हो गया। इब्राहिम खान साहब, थैंक यू वेरी मच। सैयद मुस्तफ़ा महमूद, थैंक यू वेरी मच इस सेगमेंट के लिए, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया था। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसको रीसेट करना है या इसको री एंगेज कर क्या करना है, इस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब से मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हम लोग बात करते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स की, हम बात करते हैं कि निज़ाम कैसे चलना चाहिए। हम सोचते ये हैं कि बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए, ग्रीवियंसेस जो हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की हदें डिफ़ाइन होनी चाहिए ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें और हर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से काम करे जिसकी डायरेक्शन सिर्फ एक हो और वो हो पाकिस्तान की बेहतरी। कोई पर्सनल चीज़ें अंदर ना आए, अबव देन पर्सनल वी हैव टू थिंक। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? स्टेक होल्डर्स का क्या काम है? स्टेक होल्डर्स को किस हद तक इन्वॉल्व करना है? उनकी इन्वॉल्वमेंट को कहाँ तक मॉनिटर करना है और किस चीज़ को मॉनिटर करना है? पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? क्योंकि ये जो एक रिफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की आपस में पैदा हो गई है, इससे निकलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू वेरी मच। जल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो सिस्टम है हमने इसको रीस्टार्ट करना है, हमने इस पे हाई ऑक्टेन डालना है, ओवरऑल करना है, या इसको रीसेट करना है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे जी? जैसे कि मतलब होता है कि उसी चीज को दोबारा ठीक करके चलाना ऑनलाइन, तो ये मैं समझता हूँ बेसिकली ये मेरा एक इनिशिएटिव है नेशनल डायलॉग का, जिसमें मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा माशरे में जो एक कड़वाहट पैदा हो गई है और अदारों को जो कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, ये वो कंट्रोवर्शियल बन गए हैं सब के सब। तो जब तक आप इस सिलसिले को ठीक नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है और उसी सिलसिले में मैंने ये नेशनल डायलॉग शुरू किया है। आप आगे सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेरे ज़हन में क्या है कि किस तरीके से आगे चला जाए। ठीक सर, नेशनल डायलॉग की बात की, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसको समझना और उसको एक्सेप्ट करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं?
जी, मैं समझ, ये तो खैर बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस इंस्टीट्यूशन का क्या काम है, और ये भी लिखा हुआ है कि किस इंस्टीट्यूशन को अपने काम से ज्यादा काम करने के लिए कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। कौन कहे तो वो करेंगे, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश है नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं आपको छोटा सा एक लिस्ट दे देता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ अपने आप को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ओके। हम फौज से शुरू कर देते हैं। ये तासर खत्म होना चाहिए कि आर्मी जो है अपने मैंडेट से ज्यादा किसी मैदान में जा रही है बगैर कॉल किए। अगर तो कॉल किया जाए फिर तो ठीक है। दूसरा मेरा ख्याल है कि आर्मी को ये भी रिव्यू करने की जरूरत है कि जो आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें क्या हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, कि अपने साइज को रिव्यू करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है। अदलिया को दो बातें देखें। अदलिया को ये इंश्योर करना चाहिए हायर जुडिशरी को कि निचली लेवल तक लोगों को इंसाफ मिले। आप किसी से पूछ लें, आप बता दें, मुझसे पूछ लें, वो आखिर इसी अदलिया का काम है। दूसरी बात ये कि जो लेटरल इंडक्शन है इसका कोई फार्मूला बनाएं। अभी हायर जुडिशरी में 93% से ज्यादा सारे वो वकील हैं जो कि वहां पर आके बैठ जाए, तो नीचे के बेचारे जो कैडर वाले जजेस हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सेशन जज बन के घर को रिटायर होकर चले जाते हैं। जिन्होंने सारी उम्र ट्रेनिंग की है, जिन्होंने ये काम किया है, वो उधर खत्म हो जाते हैं और ये आ जाते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी एफिलिएशन होती है मुख्तलिफ किस्म की। तो ये मेरा ख्याल कि इस निज़ाम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें सिर्फ दो काम करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। इसकी बड़ी रेजिस्टेंस होगी जो मैं बात कह रहा हूँ। एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। ये जो 4-5 खानदान हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, जब तक आप पार्टियां इनसे छुटकारा हासिल नहीं करती आप आगे नहीं बढ़ सकते। और पार्टियों के अंदर जमहूरियत का रवाज पैदा करें। और मीडिया जो चौथा मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, इसके अंदर ये जो डिवीजन पैदा होगी, जो साफ पता चलता है ये चैनल इसका है, ये चैनल इसका है, ये चैनल ये बात करेगा, ये चैनल ये बात करेगा। तो भाई मैंने 4 जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके मुतालिक बता दिया है कि उनको अपने आप को रिफॉर्म करने की जरूरत है। और अगर इनमें से एक ने भी अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया तो बाकी 3 भी नहीं करेंगे। ठीक जल साहब, अभी हम पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में भी, पॉलिटिकल पार्टीज तमाम कहती हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि जी छोटे सूबे बनने चाहिए, ये सबका क्लेम है, मैनिफेस्टो में है, बट ट्रांसलेट नहीं होता। कहते हैं ट्रांसलेट नहीं होता, ना मानते हैं लोल। पहले मुझे इस पे बताइएगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। जी सर। देखें, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात भी होता ये है कि जो भी इसके अलावा आप दूसरी चीज भी ऐड कर रहे हैं ना, लोकल बॉडीज। जी मैं वही करना चाह रहा था। सब कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा चाहे वो बात जितनी भी दुरुस्त हो। बस ये आप समझ लें कि वो जो कड़वाहट पैदा हुई है, वो जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, वो मेरा ख्याल उसका बहुत बड़ा फुकदान है। और ये जब तक नहीं होगा, अभी ये आपने बात की है, सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने बड़े बड़े सूबे जो है ना ये अफोर्डेबल नहीं है, ये आप एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि आगे चल ही नहीं रहा काम, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे। लोकल बॉडी इलेक्शन से डरते हैं कि कहीं हमारी पार्टी हार ना जाए। भाई आप नॉन पार्टी बेसिस पे कर लो, लेकिन वो तो एक बुनियादी जरूरत है। ये जितने आजकल प्रॉब्लम हो रहे हैं जिनको अब म्यूनिसिपल फंक्शंस कहते हैं, वो सारे लोकल बॉडीज ने करने हैं। ये बारिशों का मसला, ये बिजली का मसला, ये बेसिक हेल्थ का मसला, बेसिक स्कूलिंग का मसला, भाई जब वो है ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बड़ी दर्दनाक सिचुएशन है। और सर जो लोकल गवर्नमेंट का भी ये लोग बनाते हैं, ये अपने टेन्योर के आखिरी 6-8 महीने में बनाते हैं ताकि एक फेस सेविंग हो जाए कि जी हमने बल्दियाती निज़ाम बना लिया है। लेकिन दोबारा वही बात है कि उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है और इख्तियारात की जो ट्रांसलेट होना है, दैट्स जीरो। डू यू एग्री ऑन दैट? बिल्कुल। और ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए नहीं करते, ये इसलिए करते हैं कि अगले 3 साल ऊपर वाली हुकूमत को ना चलने दें क्योंकि नीचे वाले हमारे लोग होंगे। ये भी आप याद रखें, इट इज नॉट ओनली फॉर फेस सेविंग जो है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें घबराते हैं इस चीज से, तो इसको फिर आप नॉन पार्टी बेसिस पे कर लें, किसी तरीके से कर लें, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, जब आप ट्रांसफर करते हैं पावर फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस और आगे से प्रोविंसेस से लोकल गवर्नमेंट को वो पावर आगे ना जाए, तो आप यूं समझे कि ऐसे ही जैसे टैंकी से पानी आपने छोड़ा और दरमियान में कहीं बंद कर दिया, नलके तक पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक तो है। ये हाँ, तो ऐसे तो ये तो कोई निजाम नहीं है ना भाई सर। तो ये तो सब सोचने की बात है, इसके ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। बिल्कुल सर। थोड़ी मीडिया की बात करते हैं, अभी आपने भी की। एक है सर न्यूज़ ऑन फैक्ट्स, एक ये चीज़ है, और एक और चीज़ है जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन दोनों को आप को रिलेट कैसे करते हैं? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं
ए का चैनल है पार्टी, बी का चैनल है, लेकिन एक्चुअली मीडिया पाकिस्तान का होना चाहिए, मीडिया बिल्कुल आप ठीक कह रहे पॉलिटिकल हैं। पार्टीज का नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कुछ ऐसा करता है तो दैट मींस कि वो फिर ही इज सर्विंग द पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी रादर देन अ पर्पस ऑफ पाकिस्तान। कैसे इसको देखेंगे? या पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी का साथ देने वाले जो है ना, ये बिल्कुल गलत। देखें, बात ये तो एक होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ जिस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि जो आपकी राय है किसी इंसिडेंट के बारे में, या जो आप उसमें से अपना सेंस करते हैं, वो आप बात करें। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि अगर वहां पर 4 आदमी थे तो आप कहीं वहां 2 थे, अगर उन्होंने सफेद कपड़े पहने तो आप कहीं काले पहने हुए थे। देखें, यहाँ क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता एक बंदा मिसिंग हो जाए, गायब हो जाए, तो स्ट्रेट अवे पहले तो ISI के जिम्मे लगा देंगे ना जी कि ये चूंकि पहले भी करते रहे, उन्होंने किया है। और उसके बाद फिर जब हो गई तहकीक तो पता चलेगा यार वो तो उसके चाचे ने उठवा लिया था क्योंकि उसने इतने पैसे उसके देने थे। भाई आप इतना कहें कि बंदा गायब हो गया है, उसके बाद आप कहें कि जिस तरीके से गायब हुआ है उसके आप शवाहिद पेश करें, उससे लगता है कि किसी ने शायद किया हो, तो वो शायद वायद वाली बात तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। स्पेशली ये सोशल मीडिया, ये तो पक्की स्टैंप लगा देते हैं कि जी, अगर मिसाल के तौर पे जितने भी मिसिंग पीपल हैं, चाहे वो घर से नाराज होकर गए हैं, चाहे वो बाहर नौकरी के लिए गए हैं, चाहे वो किसी ने दुश्मनी में मार दिए, वो सब के सब इन्होंने जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे लगाए हुए, इंटेलिजेंस एजेंसी के जिम्मे लगाए। भाई ये कोई तरीका है? आप कोई तो एक फैक्ट होता है, आपकी अपने आप आज़ाद हैं अपने व्यूज देने के लिए, लेकिन फैक्ट्स को म्यूटिलेट तो ना करें। अगर आपको नहीं पता, आप कहें पता नहीं है लेकिन ये हो सकता है, ऐसी बात। तो ये बहुत जरूरी है कि ये कंट्रोल होना चाहिए। मीडिया मस्ट नो कि फैक्ट क्या चीज है और उसके ऊपर जो आपने तबसरा करना है वो क्या चीज है। इनको आप मिक्सअप नहीं कर सकते। जो फैक्ट्स को म्यूटिलेट करना है, दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दैट शुड बी पनिशेबल। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एट द प्रोग्राम, सिस्टम, इस निज़ाम को रीसेट करना है, इसको तेज़ चलाना है, इसमें हाई ऑक्टेन डलाना है, इसकी ओवरऑलिंग करनी है। इसका फैसला सिर्फ एक बेसलाइन है कि पाकिस्तान के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। Forget about what political party says, forget about what any other person thinks. The only priority was, is and should be Pakistan, Pakistan and Pakistan. Thank you very much for watching Pakistan Today. You can follow us on Facebook and Twitter. बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।